नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, आज तारीख है 6 सितंबर सन 2022। दोस्तों, आज हम अपने यहाँ इंडियन एक्सप्रेस के कुछ ज़रूरी न्यूज़ को देखेंगे, कुछ ज़रूरी न्यूज़ एनालिसिस में करंट अफेयर्स को देखेंगे और साथ ही दोस्तों आज एक दो एडिटोरियल्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही दोस्तों एक थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड आइडियाज़ वाले सेक्शन में ह्यूमन सेफ्टी के भी रिगार्डिंग कुछ बातें लिखी हैं तो वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज करंट अफेयर में बेसिकली आप देखोगे दोस्तों कि 5-6 करंट अफेयर हैं। आज करंट अफेयर्स की संख्या ज़्यादा और एडिटोरियल में दोस्तों मैं बेसिकली देखूंगा कि किस तरीके से जो है आप देखेंगे कि लिज ट्रॉस जो है वो यूनाइटेड किंगडम की जो है नई पीएम बन गई हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में बातें लिखी हैं कि किस तरीके से अभी यूके जो है इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, तो क्या क्या उनके कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए क्या उनकी आगे की मुहिम हो सकती है, उसको यहाँ पे बातें करेंगे। साथ ही दोस्तों देखेंगे कि करंट टाइम में क्या कि किस तरीके से जापान और इंडिया के जो है रिलेशन एडिटोरियल में ही है कि जापान और इंडिया के रिलेशन में किस तरीके से जापान ने एक कह सकते हो कि कॉपरेशंस करके इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप को स्ट्रेटेजिकली मिलिटराइज करने की कोशिश की, मिलिटराइज इन द सेंस समझने की कोशिश करी दोस्तों कि देखोगे किस तरीके से अभी जो है ताइवान वाला इशू चल रहा है, चाइना कितना एग्रेसिव हो गया, तो उसी के कंटेक्स्ट में क्या है कि अगला नंबर कहीं ऐसा ना हो कि उनको दिक्कत आ जाए। तो यूएसए और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब ये ताइवान वाला इशू, तो यही सारी चीज़ें हैं कि आप देखोगे कि किस तरीके से जापान जो है अपने आप को अब पहले से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यही सब बातें हैं एडिटोरियल में, एक उसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा एक दो सेक्शन है दोस्तों मतलब एक्सप्लेन्ड आइडियाज़ को लेके, सीट बेल्ट को लेके। आपने तो न्यूज़ सुन ही लिया होगा, 2 दिन पहले की बात है कि एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आई है, साइरस मिस्त्री साहब जो है टाटा के सीईओ जो है एक्स फॉर्मर सीईओ जो है अब नहीं रहे, रोड एक्सीडेंट में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। और उसी के कंटेक्स्ट में बातें, कंटेक्स्ट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि आप देखोगे कि किस तरीके से अब जो है सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट कितना ज़रूरी है, तो वही एक्सप्लेन्ड आइडियाज़ में बातें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए अपनी शुरुआत जैसे कि करते आए हैं करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ करंट अफेयर की क्या देखेंगे दोस्तों, अब तक तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। अभी तक क्या था कि बीजेपी के एमएलए जो थे, बीजेपी के एमएलए कह रहा है, ये झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे हेमंत सोरेन, इनकी कुर्सी जाने वाली थी। अब क्यों जाने वाली थी, 3-4 दिन पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था ना कि किस तरीके से माइनिंग के ठेके इन्होंने अपने आप को दे दिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूपी एक्ट का इन्होंने उल्लंघन कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जो है रिपोर्ट दी गवर्नर को कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो अब दोस्तों इन्होंने क्या है कि कह सकते हो कि ट्रस्ट वोट हासिल करके वापस से सीएम बन गए हैं, इनकी दावेदारी और प्रबल हो गई है, वापस से मुख्यमंत्री के पद पे नियुक्त कर दिए गए। अब दोस्तों देखिए, अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन्होंने कितनों के साथ अलायंस बनाया, क्या बनाया, वो बात की बात है। लेकिन अब यहाँ पे जो लिखा है फेट अनसर्टेन, सोरेन विंस ट्रस्ट वोट, कॉल इट शो ऑफ हिज स्ट्रेंथ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ट्रस्ट वोट क्या होता है, हम पहले इसको देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है कि ट्रस्ट वोट को कॉन्फिडेंस मोशन भी कहा जाता है। ट्रस्ट वोट एक टाइप का प्रोसीजर होता है जिसमें गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करती है। ट्रस्ट वोट इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए, ट्रस्ट वोट कैन टेक प्लेस बाय द वे ऑफ मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस विच इज मूव्ड बाय द गवर्नमेंट और बॉट बाय द अपोजिशन। तो एक तरीके का समझिए कि कॉन्फिडेंस मोशन होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, ये प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये बेसिकली प्रपोज करने वाले जो होते हैं या तो वो प्रधानमंत्री होंगे या तो वो मुख्यमंत्री होंगे। वो किस लिए करते हैं, लोकसभा और स्टेट असेंबली में अपने आप को मेजॉरिटी में है साबित करने के लिए। आप देखोगे दोस्तों कि सच एन एक्सरसाइज नॉर्मली टेक प्लेस व्हेन ए न्यू गवर्नमेंट इज सेट टू बी फॉर्म। आप देखोगे ये तब होता है दोस्तों जब नई गवर्नमेंट बनती है। नई गवर्नमेंट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जैसे मान के चलिए जो पूर्वी सरकार थी वो 5 साल के कार्यकाल से पहले अगर गिर गई मतलब इन द सेंस समझिए कि किसी तरीके से उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, कुर्सी जाने की बात आ रही है, तो वापस से क्या है कि अगर गवर्नर उनको कह देता है कि आप अपने सहयोगी दल इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, अपने पार्टी के एमपीज और एमएलएज को साबित करिए, सदन में साबित करिए कि वो आपके फेवरिटी में है, तो आप रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो such an exercise normally take place when a new government is set to be formed. Any part will have to prove its majority on the floor of the house before taking over. तो वही वाली बात है दोस्तों कि आप फ्लोर टेस्ट देखिए दोस्तों, फ्लोर टेस्ट के कंटेक्स्ट में एक बात है, आपने देखा होगा कि अभी महाराष्ट्र में किस तरीके से जो है एकनाथ शिंदे जो है वो बने हैं चीफ मिनिस्टर। तो किस तरीके से आप देखोगे कि वहां पे भी फ्लोर टेस्ट का कंसेप्ट था, फ्लोर कंटेक्स्ट का कंसेप्ट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि गवर्नर जो है बुलाता सदन में, बैठाता और बुलाता और देखता कि कौन उनके पार्टी में था। हालांकि उन्होंने इसके पहले जो उनसे पहले के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये उसी के कंटेक्स्ट में बातें हैं कि आप सदन में आके ट्रस्ट वोट हासिल करिए। ट्रस्ट वोट आप हासिल करते हैं तो वापस से आपको सदन जो है उस पद के जिस पद से आप हटाए गए थे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, उस पद से वापस से आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। तो वही वाली बात है दोस्तों कि अब देखिए एक बात यहां पे लिखी है, द ट्रस्ट वोट कैन ऑल्सो बी बॉट अबाउट इफ अ गवर्नमेंट रिजाइन एंड अनदर पार्टी टेक अ क्लेम टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो वही वाली बात है दोस्तों कि ट्रस्ट वोट इज ऑल्सो बॉट
ट्रस्ट वोट भी तब देखा जाएगा जब मौजूदा सरकार इस्तीफा दे दे और दूसरी पार्टी क्लेम करे कि वो जीत सकती है, तो उस समय भी ट्रस्ट वोट आएगा। सहयोगी दल आप मतलब आपके साथ जितने लोग हैं आपके पार्टी के एमपी और एमएलए ये साबित करें कि हाँ वो आपके साथ हैं, मेजॉरिटी आपको मिल रही है, तभी आप सदन में नियुक्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एग्जाम का जो सार था वो मैंने बता दिया, ट्रस्ट वोट होता क्या है। ठीक है, अब चलिए आगे की चर्चा करते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि कल की एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से नामों के बदलाव में आप जो अपना ये सेंट्रल वेस्टा का पार्लियामेंट का जो नया प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के चलते आप देखोगे कि अभी तक क्या था, जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो नाम था ना, जिसको कहा जाता था राजपथ मार्ग, अब उसका नाम चेंज करके जो है कर्तव्य पथ रख दिया गया है। ये आप देखेंगे कि क्या सीन है कि इस टाइम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये प्रपोजल तैयार किया है और उस प्रपोजल के तहत ये बातें रखी गई हैं कि अब इस नाम को बदल दिया जाए। आप देखेंगे दोस्तों कि अपने सेंट्रल वेस्टा के प्रोजेक्ट जहां पे एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, जिसमें सेंट्रल सेक्रेटरीट और सेवरल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के आप देखोगे कि नए बनाए जाएंगे, हाउसिंग बनाए जाएंगे, तो उसी के तहत ये जो है इस सेंट्रल वेस्टा प्लान के तहत इस नाम को चेंज करने की बातें की जा रही हैं। आप देखोगे दोस्तों, आपको याद होगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75वें अपने जो है स्वतंत्रता जब हुई थी, 15 इंडिपेंडेंस, जब 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से भाषण दिया, उसमें 5 प्रण बात की। 5 प्रण में बात आपने देखा होगा कि 5 प्रण 5 संकल्प हेतु मतलब कुछ बातें उन्होंने रखी, तो उसमें से जो 5वां संकल्प था ना, वो आप यही था इस कंटेक्स्ट में कि हमको अपने नेशन को सेफ गार्ड करने के लिए जनता और सरकार के साथ साथ सिटीजन्स को भी कॉमन होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम के थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 5 वाली बातें थी ना, 5 प्रण वाली थी, इसको थोड़ा डिटेल में दोस्तों देख लीजिएगा। जो यहाँ पे एग्जाम में है, जो पेपर में निकला है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 5वें प्रण में 5वां जो रोल है वो सिटीजन, हालांकि ये रोल तो सिटीजन के ही है, लेकिन जो 5वां है वो किस तरीके से हमारे नेशन के रिगार्डिंग है। नेशन के रिगार्डिंग इन द सेंस कि ये नॉर्मल सिटीजन्स की भी ड्यूटी है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ, कि वो अपने नेशंस के प्रति काफ़ी डिवोटिव रहे, डिसिप्लिन्ड रहे। यही कारण होगा कि यही सब करने के बाद हम कह सकते हो कि जैसा कि देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि वन इज द डिसिप्लिन लाइफ एंड अदर इज द डिवोशन ऑफ ड्यूटी। इफ एवरीवन परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, आई एम श्योर वी कैन अचीव द डिजायर्ड गोल अहेड ऑफ टाइम। तो वही वाली बात है दोस्तों, जो पीएम का जो सपना है इंडिया को लेके कि सिटीजन्स भी कॉपरेट करेंगे सरकार के साथ, अपनी ड्यूटी करेंगे, अपनी मॉलिटी, अपनी प्रोस्पेक्टिव जो है नेशंस के प्रति भी रखेंगे, तो जाहिर सी बात है जब कॉपरेटिव काम होगा तो भारत और डिजायर्ड गोल प्राप्त करेगा कम समय में। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज़ है आप देखोगे कि ये सोशल इशू को लेकर, सोशल इशू इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए कि आप देखोगे किस तरीके से अभी कर्नाटका में आपने देखा होगा कि हिजाब को लेकर बवाल हो गया था। एक कॉलेज में क्या था कि मुस्लिम जो अपनी बहनें थीं, जो अपनी मुस्लिम लड़कियां थीं, वहाँ पे अपने रिलीजन प्रैक्टिसेस को लेकर यूनिफॉर्म के ड्रेस कोड के साथ आप देखोगे कि किस तरीके से वो हिजाब भी पहन के जा रही थी। अब दोस्तों आप देखोगे कि मंडे को क्या हुआ कि कर्नाटका हाई कोर्ट में इसमें बैठक हुई। अब इस बैठक में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो है कई सारे जो है सीनियर काउंसिल्स ने अपनी बातें रखी कि किस तरीके से कह सकते हो कि ये हिजाब जो है पहन के आना, बेशक आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, ये आर्टिकल 25 आपको राइट टू प्रैक्टिस देता है अपने रिलीजन की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप पब्लिक ग्राउंड में इस चीज़ों को भी तो नहीं कर सकते। इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए। देखिए दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ किस काउंसिल ने क्या बयान रखा, जो वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपका मेन एग्जाम का मसाला है वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे दोस्तों कि सीनियर काउंसिल्स की एक चर्चा है, सीनियर काउंसिल्स की चर्चा है, तो आप देखोगे कि कर्नाटका के स्कूल यूनिफॉर्म लॉ के एक्ट के तहत जो 1983 में बनाया गया था, इस लॉ को मानने वाले सरकारी स्कूल हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल ने अभी भी इनको नहीं माना है। मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, सरकारी स्कूल में तो अभी भी ड्रेस कोड चल रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल ने छूट दे रखी है कि आप जो मन में पहन के आ सकते हैं। अब यही बात है दोस्तों कि आप बॉम्बे में भी देखोगे कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे यूनिफॉर्म नहीं है, लोग अपने मन से कुछ भी पहन के आ जाते हैं। तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? अगर आपका यूनिफॉर्म सिविल ड्रेस कोड है तो बात सही है, ये काउंसिल की बात थी। अब आप देखोगे दोस्तों कि दूसरे काउंसिल का एक तरफ ये बातें कहनी थी कि आप बताइए जिस प्रोफेशन में आप पढ़ रहे हो, आप चुन रहे हो, क्या उस कंटेक्स्ट में जो वहां के रूल्स डिस्क्राइब किए गए हैं क्या आप उसको फॉलो नहीं करोगे? इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, आप किसी हाई क्लास रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो क्या वहां का ड्रेस कोड आप फॉलो नहीं करोगे? अगर उसने ये क्राइटेरिया बना दिया। और बात देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं काउंसलर की सही भी है। आप मानिए गोल्फ खेलने जाते हो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि आप गोल्फ खेलने जाते हो तो गोल्फ का एक ड्रेस कोड होता है, वो जो व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट होता है ना दोस्तों, और जो बेल्ट टाइप का होता है ना, बेल्टदार पैंट होती है और वो टाई होती है और सर पे जो होती है टोपी होती है, तो वो दोस्तों एक ड्रेस कोड है गोल्फ खेलने का। आप उस चीज को मना नहीं कर सकते। तो वही वाली बात है दोस्तों कि बेशक आपको फंडामेंटल, आपको रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए, आपको खुद पहनने के लिए हिजाब देने की छूट देता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका फंडामेंटल वायलेट नहीं होगा। लेकिन दूसरी चीज ये भी है दोस्तों कि जहां कुछ चीजें रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, प्रिस्क्राइब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि कॉमन बनाने के लिए, करने गए। आप देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां अगर किसी आप एक एग्जांपल में मैं आपको ग्राउंड लेवल का एग्जांपल देता हूं, आप किसी महंगी पार्टी में जाते हो, महंगी पार्टी इन द सेंस उस पार्टी में जाते हो जहां ड्रेस कोड डिस्क्राइब है कि लड़कियों को जो है वेस्टर्न ड्रेस पहन के आना है, या लड़कियों को साड़ी पहन के आना है, या लड़कों को जो है सूट एंड ब्लेजर में ही आना है, तो उस पार्टी का इंप्रेशन क्या पड़ता है?
उस पार्टी का इंप्रेशन ये है, वहां ये नहीं देखा जाता दोस्तों कि आपका सूट कितना सस्ता है कितना महंगा है, या आप कितना सस्ता कपड़ा पहन के आ रहे हो कितना महंगा पहन के आ रहे हो, वो बात ही नहीं है, वो बात तो वहां खत्म हो गई। लेकिन जब आप कॉमन ड्रेस कोड में आ रहे हो जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो वहां पे तो दोस्तों सबको आपको एक ही निगाह से देखा जाएगा ना, जो आपने ड्रेस कोड में आया। तो वही स्कूल की बात है दोस्तों कि हम अभी भी ग्राउंड लेवल पे स्कूल में वो प्रैक्टिसेस कराएं। हम यहाँ पे उस तरीके से एजुकेशन के क्राइटेरिया को डिसाइड करना है अभी हमको कि वहां पे रिलीजियस प्रैक्टिस का तो कहीं बात ही ना। बेशक आप रिलीजियस प्रैक्टिस करिए, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि आप फ्री ग्राउंड में बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिस फ्रीली तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, जब तक आप किसी ग्राउंड लेवल पे उस चीज को वायलेट नहीं कर रहे हो। ये बात समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफगार्ड भी करके रखी। बेशक आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, लेकिन अपना धर्म किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। आप देखोगे कि किस तरीके से करंट टाइम में नया मुद्दा चल के आता है कि क्रिश्चियन समुदाय जो है हिंदू का कन्वर्जन कराते हैं, और उस पर बहुत विवाद छिड़ जाती है। अभी पंजाब में देखिए किस तरीके से मामला तुल पकड़ा हुआ था, सिखों का जो है कन्वर्जन करा रहे थे क्रिश्चियंस। तो क्या ये जरूरी है? आप खुद सोचिए इस चीज को, मतलब डीप एनालिटिकल थिंकर बन के देखिए कि क्या ये हद तक सही है। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन अपना धर्म किसी के ऊपर थोप तो नहीं सकते ना। और दूसरी चीज ये है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो यहां पे मैं आपको एग्जाम का मसाला बताना चाह रहा हूं, जो आपकी थिंकर में डेवलप करना चाहता हूं कि आप, ये बात सच है दोस्तों कि आप अपने रिलीजन के प्रैक्टिस को करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रूल जहां पे प्रिस्क्राइब्ड है ताकि आप कॉमन डिस्क्राइब पीपल बन के रहो, तो वो भी तो जरूरी है। तो ये काउंसलर और जज के बीच की जो है एक वर्डिक्ट है, आपस का डिस्कशन था। तो अब नेक्स्ट पेज पे इसके बारे में डिटेल था दोस्तों, तो वो मैंने जो यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट, अभी तो देखिए दोस्तों इस पे बहुत सी बातें आएंगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आएंगी वो डिस्कस करेंगे, पर हाँ जितना मैं डीपली, जितना मैं थॉरली आपको होलिस्टिक वे में समझा सकता था इसका सार, वो मैंने समझा दिया। अब चलिए दोस्तों आगे की न्यूज़ को देखते हैं। ये दोस्तों एक छोटी सी न्यूज़ है। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों किस तरीके से अपने शरीर में जो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है ना, इसके तहत क्या है कि कोविड-19 की जो हॉस्पिटलाइज के केसेस हैं, जो रिस्क है ना, वो बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों टेस्टोस्टेरोन के कंटेक्स्ट में अगर आपको बातें बताने की कोशिश करूँ तो टेस्टोस्टेरोन एक टाइप का हार्मोन होता है। ये इंसान की, समझ लीजिए कि एग्रेसिवनेस को प्रोवाइड करता है। देखिए दोस्तों कुछ बातें यहाँ पे नहीं लिखी हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा इसे लीक के हट के बताता हूँ। आप एक चीज़ शायद नहीं जानते होगे दोस्तों, चाइना वगैरह में क्या होता है कि जो एग्रेसिव टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं ना, जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब जेल में उनको डाल दिया जाता है, तो उसके बावजूद भी देखते हैं कि उनके अंदर कोई सुधार नहीं आता है। तो उस कंटेक्स्ट में जानते हैं दोस्तों क्या किया जाता है, उनकी एक टेस्टिस को निकाल दिया जाता है। तो ये जो टेस्टिस होती है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन लेवल को प्रोवोक करती है। तो कहते हैं ना कि लड़के बहुत एग्रेसिव टाइप के होते हैं इन कंपैरिजन लड़कियां। तो जो ये टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है ना दोस्तों, यही इंसान के एग्रेसिवनेस नेचर को बताता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेक्स्ट बताइए, तो खैर दोस्तों बहुत छोटी बात है कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन के लो लेवल की वजह से कोविड के केसेस देखने को ज्यादा मिल रहे हैं, उतनी ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी हो नहीं पा रही, उतना अच्छा डेवलप हम फाइट नहीं कर पा रहे, वो तो छोटी न्यूज़ थी। लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन के कंटेक्स्ट की बात थी ना, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली दोस्तों, ठीक है। ये फैक्ट बन सकता था। अब चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में हम न्यूज़ देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख लिया, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का बयान है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बात सच है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो 13.5 के दर से बढ़ रही है। लेकिन एक चिंता ये भी है दोस्तों कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता भी जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के इन द सेंस आप देखोगे दोस्तों कि किस तरीके से हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ थी, मैंने इस चीज़ को कवर भी किया कि किस टाइम से पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया है इन कंपैरिजन एक्सपोर्ट। यही कारण है कि बेशक जीडीपी बढ़ रही है लेकिन फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है। अब बढ़ते फिस्कल डेफिसिट से भी तो दोस्तों एक चुनौती है, एक चिंता है। तो इसी के कंटेक्स्ट में क्या बातें हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक अप्रोच किया है। जिस तरीके से आप देखोगे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, एलआईसी की कंपनी को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान में लाई है, उसी तरीके से बैंकों को प्राइवेटाइज करने की भी यहां पे बात की जा रही है। देखिए दोस्तों जो यहां पे बात नहीं लिखी है, मैं एक थोड़ा सा अपना व्यू थॉट देता हूं, इस कंटेक्स्ट में बात करता हूं कि ये बात सच है कि प्राइवेट पार्टनरशिप लाने से कुछ हद तक स्थिति पहले से संवर सकती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि प्राइवेट प्लेयर एंटिटी जहां कहीं इन्वॉल्व, ये देखिए दोस्तों मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक थॉट दे रहा हूं। हो सकता हूं मैं गलत हूं, अगर गलत हूं तो नीचे जरूर आप कमेंट करिएगा। देखिए दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि प्राइवेट पार्टनरशिप जहां पे भी होगा ना, एक कंटेक्स्ट में मैं बात करता हूं, आज बीएसएनएल घाटे में है, आज बीएसएनएल के पास 4G नहीं है और यहाँ 5G आने की बात हो रही है। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, यही बीएसएनएल को गवर्नमेंट ने अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और बचाने की कोशिश की और 2-3 साल तक वो देखेगी। याद रखना दोस्तों, यही बीएसएनएल कल किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में चली जाएगी ना, तो एक हाई यील्डिंग प्रॉफिट कंपनी बन जाएगी। ऐसा क्यों जानते हो दोस्तों? एक चीज़ याद रखना, जब प्राइवेट पार्टनरशिप आती है ना, तो वहां सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पे काम होता है। एक चीज समझने की कोशिश करो दोस्तों कि आज आपको सरकारी बैंक के एटीएम गांव-गांव में मिल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट बैंक के एटीएम गांव-गांव में नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। आज आपको सरकारी बैंक गांव-गांव में मिल जाएगा, लेकिन हाँ प्राइवेट बैंक आपको सिर्फ शहरों में ही मिलेगा। तो प्राइवेट पार्टनरशिप आने से देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौती है। अब टू बी आ ब्यूरोक्रेटिक, आपको उसका एडवांटेज भी पता होना चाहिए, डिसएडवांटेज भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए मेरा पर्सनल थॉट था जो मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है। अब चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री मीट्स व्यूज डाइवर्ज ऑन द टैक्स वैल्यूएशन मैकेनिज्म रेट ट्विक्स। तो वही वाली बात है दोस्तों, कल आपको याद होगा, कल मैंने इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में न्यूज़ कवर की कि किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग ऐप पे जो
गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे ऐसे गेमिंग ऐप हैं जो लोग जीत के जाते हैं, उन्होंने जो है अपने आप को वर्बली पब्लिकली नहीं किया, जिसके कारण यह है कि उनका टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाया, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना झेलना पड़ा। चुनौती इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि टैक्स के रूप में कलेक्ट नहीं हो पा रहा, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा। अब दोस्तों कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप बताइए जो गवर्नमेंट इस चीज़ से टैक्स कलेक्ट करेगी वो डायरेक्ट टैक्स में आएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा? किसी का भी कमेंट नहीं आया है, नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं बता पाते हैं तो गूगल करिए, अपने अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करिए दोस्तों कि डायरेक्ट टैक्स के तहत क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के तहत क्या आता है। तो दोस्तों इस चीज़ को थोड़ा होलिस्टिक में मैं बात करता हूँ। यहाँ दोस्तों तो क्या लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आप देखोगे कि एक जीएसटी का पैनल बिठाया गया। जीएसटी के पैनल में आप देखोगे कि किस तरीके से 8 लोग के जीएसटी की सदस्यता में मेघालय के जो मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम है कॉनराड संगमा बेसिकली क्या है कि एक फाइनलाइज रिपोर्ट तैयार करते हैं। फाइनलाइज रिपोर्ट इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए कि उन्होंने क्या है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म को 3 दायरे में बांटा। आप देखोगे जैसे कसिनो के गेम हो गए, हॉर्स रेसिंग के गेम हो गए, और हॉर्स रेसिंग गेम के साथ साथ आप देखोगे कि रेसिंग्स के गेम हो गए। रेसिंग गेम्स इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मेन बवाल है ना, ये तीनों गेम को लेके एक अलग अलग टैक्स स्लैब बनाने की बात की जा रही है। टैक्स स्लैब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। अभी आपको पता होगा ना कि जीएसटी के टैक्स स्लैब में आप देखोगे कि सबसे हाईएस्ट जो टैक्स स्लैब है वो 28 है। अब यहाँ पे बात ये चल रही है कि क्या इन चीज़ों को टैक्स स्लैब में कितना दायरा रखा जाए, 28 रखा जाए कि 18 रखा जाए कि 12 रखा जाए। अब बवाल इस पे चल रहा है। तब देखिए दोस्तों गवर्नमेंट का क्या कहना है कि जो बेटिंग ऐप्स हैं लाइक कसिनो, आप देखोगे कि ये जो कसिनो जैसे बेटिंग ऐप्स हैं, इन पे क्या हो रही है बातें दोस्तों कि गवर्नमेंट का एक सजेशन प्लान है कि इनको 28% के दायरे के अंदर रखिए। आप 28% के दायरे के अंदर रखने के साथ साथ देखिए दोस्तों क्या है कि 2 चीज़ें यहाँ पे बातें हैं, 2 चीज़ें इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि बात ये निकलिए कि जो कंज्यूमर कसिनो खेलने जाएगा उसको 2 कंटेक्स्ट में जीएसटी देना। एक, कॉइन खरीदने के लिए आप कसिनो खेलने जाते हो तो आप देखोगे कि ना जो हरे और लाल और नीले रंग के जो रखे जाते हैं सिक्के होते हैं प्लास्टिक के, तो वो कसिनो के अंडर के तहत आते हैं। वो सिक्के जो होते हैं ना, एक कह सकते हो कि आप एक एंट्री प्रिविलेज है। उस एंट्री प्रिविलेज, वो सिक्का जब आप कॉइन खरीदते हो ना तो उसी हिसाब से आप वो सिक्का एज अ रुपए के रूप में आप यूज करते हो। अब देखिए दोस्तों मैं कभी कसिनो गया नहीं हूं, पर जितना मूवी से सीखा हूं वही आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं खेलता हूं ये सब, ठीक है। आप देखोगे कि ये जो सिक्के होते हैं ना वो कसिनो में एज अ मनी रोल पे करते हैं। आप जाए 2000 रुपए दिया, 2000 रुपए के जितने सिक्के आते हैं 400, 500, 200, 50, अब मुझे नहीं पता, वो आपको एज अ कलेक्ट हो गया तो उसके दम पे आप खेलोगे। तो अब गवर्नमेंट का क्या प्लान है दोस्तों कि 2 टाइप से आपको जीएसटी पे करनी है, प्लान बना रही है। एक, पहला जब आप कसिनो से कॉइन खरीदोगे तब आपको जीएसटी देना है, और दूसरा आपका एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो आपकी जो एंट्री फीस होगी ना उसमें 28% इंक्लूड होगा। तो इस चीज को याद रखिए कि इस प्लान के तहत गवर्नमेंट ने 2 जगह 28% टैक्स लेने की बात की। एक, कॉइन्स पे आप प्राइवेट, देखिए आप हो सकता हो अंदर गए कसिनो घूमने गए, कैसे चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, 28% आपने दिया, आपका जो एंट्री फीस होगा 500, 300 जो भी हो उस पर 28% टैक्स होगा। उसमें आपकी सर्विस फीस इंक्लूड होगी। सर्विस फीस जैसे मान लीजिए आपने ड्रिंक पिया, चिप्स खाया, तो उसी के अंदर ही वो 28% टैक्स है। अब दोबारा आपने जैसे कसिनो में कोई चीज खरीदा, कोल्ड ड्रिंक खरीदा, वो खरीदा, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आपकी एंट्री फीस पे वो 28% जीएसटी लग जाएगा। पहला प्लान। और दूसरा प्लान क्या है दोस्तों कि जब आप खेलने के लिए कॉइन खरीदोगे तब आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैंने होलिस्टिक में कवर कर लिया। अब दोस्तों चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। अब दोस्तों इस न्यूज़ को देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट इशू नोटिस टू द इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑन द पार्टीज यूजिंग रिलीजन नेम्स एंड सिंबल। आप देखोगे दोस्तों कि अपने क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, जब आप मान के चलिए दोस्तों कि आप इलेक्शन लड़ते हो, तो आपको इलेक्शन लड़ते हो मतलब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हो, तो उस पॉलिटिकल पार्टी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो जब आप उसका रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आपको उस पार्टी का सिंबल एलोकेट करता है, ठीक है दोस्तों। तो अब मामला क्या यहाँ पे तुल पकड़ के आ रहा है कि कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने अपने रिलीजन के एजेंडा को अपने नाम के साथ जोड़ दिया। अब इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए, सब छोटी मोटी पार्टीज हैं दोस्तों, आपने शायद इनका नाम भी नहीं सुना होगा। हिंदू एकता आंदोलन पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, सहस्त्रधारी सिख पार्टी, और मुस्लिम्स के नाम पे भी हैं दोस्तों इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग्स। तो ये 4-5 पार्टीज ऐसी हैं दोस्तों जिन्होंने अपना नाम अपने रिलीजन के कंटेक्स्ट में रखा। अब दोस्तों देखिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। आप देखोगे दोस्तों कि भाटिया साहब होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन्होंने लिखा है कि भाटिया साहब सेड द पार्टीज हैविंग सच नेम्स वायलेटेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। अब देखिए दोस्तों क्या यहाँ से प्रीलिम्स का फैक्ट बना। प्रीलिम्स के फैक्ट के तहत आप देखोगे कि मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट बताया था कब, आज से 2-3 दिन पहले, जब हेमंत सोरेन की बात की थी, किस तरीके से वो बैठे हैं बड़े पद पे लेकिन वो जनता के हैं, वो अपना काम कर रहे थे। भाई माइनिंग के ठेके खुद को दे रहे थे, ये गलत था, वायलेट हो रहा था। और दूसरा आप देखोगे प्रीलिम्स का फैक्ट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट के तहत यह कि कोई भी पार्टीज जो है अपना नाम अपने रिलीजन के बेस पे नहीं रख सकती। इन द सेंस आप समझने की कोशिश करें, इससे क्या है कि सर्कलिज्म की भावना जो है वो कह सकते हो कि जो सर्कुलिज्म की भावना है ना वो लोगों के बीच में स्प्रिड इन द सेंस की वायलेट होगी। तो यही यहाँ पे सबसे बड़ा एक कंसर्न था, यही कारण था कि
इसको क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन से बोला है कि सारी पार्टीज के रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिए जाए। ठीक है, जो यहाँ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये प्रीलिम्स का फैक्ट बन सकता है। अच्छा दोस्तों, आगे की न्यूज़ को देखने से पहले एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि एक छोटी सी बात है, मेरा पर्सनल व्यू ऑफ थॉट है। पर्सनल व्यू ऑफ थॉट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जब आपकी पार्टीज के इस तरीके से नेम हो जाते हैं ना, तो आप याद रखना कि इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए कि आपका जो ग्राउंड वोट का जो रियलिटी होगा ना, वो रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी के बेस पे ही हो जाएगा। जो कैंडिडेट खड़ा होगा ना, वो अपने आप को उस चीज़ का हितैषी बना देगा। हितैषी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी पे हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है कि किस तरीके से हिंदुत्व का एजेंडा इन्होंने जो है थोप के रखा है इलेक्शन को जीतने के लिए। तो हालांकि ये वैसा नहीं है दोस्तों कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने इनके रजिस्ट्रेशन को वो कर दिया है, वो अलग बात है दोस्तों। लेकिन जो प्राइमरी कंसर्न है वो तो सेकेंडरी बात हो गई दोस्तों कि आपने किस बेसिस पे इशू बनाया, किस तरीके से हिंदुत्व राम मंदिर लाया, वो बात अलग है दोस्तों। लेकिन जो प्राइमरी कंसर्न है, जो प्राइमरी बात यहाँ पे दोस्तों कि जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस पे, इस तरीके के नाम पे जब आप अपने आप को खड़ा करने लगोगे, कैंडिडेट बनाने लगोगे ना, तो याद रखना कि जो कैंडिडेट का एक बेसिक फीचर होता है ना, जनता प्रतिनिधि का, वो वायलेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने डिस्कस नहीं किया था इसलिए मैंने दोबारा बोल दिया। अब चलिए दोस्तों आगे की न्यूज़ को देखते हैं। ये दोस्तों आप देखोगे एक्सप्लेन्ड वाले सेक्शन पे एक न्यूज़ निकल के आई है, इन मिस्ट्री डेथ न्यू फोकस ऑन द ओल्ड प्रॉब्लम। ये दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरीके से अनफॉर्चुनेट न्यूज़ निकल आई कि टाटा के जो है एक्स फॉर्मर सीईओ जो है साइरस मिस्त्री अब बेचारे नहीं रहे, सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। आप देखोगे कि किस तरीके से जिस गाड़ी में, जिस मर्सिडीज क्लास में वो बैठे थे, जिस मर्सिडीज बेंच में वो बैठे थे, आप पालघर में उनका एक्सीडेंट हुआ। आप देखोगे कि उसको जो है ब्लैक स्पॉट एरिया घोषित कर दिया, वहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट्स वगैरह होते ही रहते हैं। आप देखोगे दोस्तों कि उनके मतलब कह सकते हो कि मौत के पीछे का कारण ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से उस गाड़ी में 4 लोग सवार थे। आप देखेंगे कि उस गाड़ी में जो आगे के लोग बैठे थे उन्होंने सीट बेल्ट पहना था। आप देखिए दोस्तों, मर्सिडीज क्लास जैसी गाड़ियां जो इतनी हाई सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड करती हैं, जिसमें पीछे भी एयर बैग, आगे भी एयर बैग, सीट बेल्ट, उट बेल्ट सब कुछ से मतलब समझ लीजिए वो गाड़ी लैस है। ठीक है, अब उस गाड़ी में समझ लीजिए इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, इतने बड़े आदमी का निधन हो जाता है। तो वही वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पे सीट बेल्ट के कंटेक्स्ट में बात है कि सीट बेल्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। आप देखोगे कि आगे वाले ड्राइवर बेशक उनको इंजरीज आई हैं लेकिन उनकी मौत नहीं हुई। आगे जो 2 लोग बैठे थे उनको कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल इंजरीज आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ को लूज कर जाएंगे, खतरे से बाहर हैं, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत है। लेकिन बेचारे साइरस मिस्त्री साहब सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, तो आप देखोगे कि किस तरीके से जो है अनफॉर्चुनेट उनका निधन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2-3 बातें हैं, 2-3 बातें इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए कि रोड सेफ्टी के कंटेक्स्ट में बात है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ डेटा है, वो डेटा आपके काम का है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप अपनी सहूलियत के लिए वीडियो को पॉज करिए, इस डेटा को कहीं नोट कर लीजिए। होता क्या ना दोस्तों कि आप अगर मंथली मैगजीन भी लेते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये सारे डेटा आप मेंस में कहीं कोट करोगे ना, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट या अकॉर्डिंग टू ये रिपोर्ट, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को उस चीज़ की काफ़ी हद तक डीपली नॉलेज है। ये जो डेटा के जो होते हैं ना, ये डेटा आपके मार्क्स को ग्रस्प करने में मदद करते हैं। आपने मान लीजिए कोई आंसर लिखा और इस डेटा का दे दिया ना रेफरेंस, तो याद रखना दोस्तों बहुत अच्छा इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ेगा। यहां पे दोस्तों एक छोटा सा है, बात लिखी है, बात इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि 1 मिनट दोस्तों, मैं उस डेटा को दिखाता हूं। हाँ दोस्तों, ये रहा वो डेटा। आप देखोगे दोस्तों कि किस तरीके से रोड डेथ ओवर द लॉन्ग टर्म 1900 टू 2016, आप देखोगे कि किस तरीके से इंडिया में जो है एक स्टैटिकली डेटा है, स्टैटिकली डेटा के मुताबिक आप देखोगे कि किस तरीके से 1,40,000 मौतें जो हैं वो बगैर सीट बेल्ट के लगाई हो रही हैं। तो उसमें इंडिया नंबर 1 पे है, और उसके नीचे आप देखोगे कि चाइना है, फिर उसके नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर यूएस और यूके, स्वीडन है। तो दोस्तों इस डेटा को थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ना होलिस्टिक वे में डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसके जो बीच का सार है ना दोस्तों, वो मैं बताता हूं। अब देखिए दोस्तों क्या है, यहां पे बात ये निकल आ रही है कि करंट टाइम में जो हम रोड सेफ्टी के तहत क्या कर सकते हैं। एक लॉ बेशक हमारे पास है, ऐसी बात नहीं कि हमारे पास सीट बेल्ट के लिए लॉ नहीं है। आप देखेंगे कि लॉ की अगर यहां पे बात करें तो रूल 138 क्लॉज 3 ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल 1989 में सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल 138 के तहत सीट बेल्ट आगे के दोनों पैसेंजर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था। और साथ ही अगर आप इस चीज का उल्लंघन करते हैं, इस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो 1,000 रुपया जुर्माना 194B के तहत आपके ऊपर जो है 1988 के अमेंडमेंट के तहत लगाया जाएगा, जो कि 2019 तक लागू हुआ। आप देखिए दोस्तों एक चीज याद रखना कि आज के समय में हम अगर कहीं पीछे, ये मेरा पर्सनल व्यू, आप देखोगे दोस्तों कि बेशक हमारे पास रूल्स एंड लॉ हैं, पर आप खुद देखिए आपके घर में आपके फादर, आपके अंकल, आपके ब्रदर या आप सेल्फ जब ड्राइव करते होगे तो कितना आपने सेफ्टी फीचर्स को फॉलो किया है। इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि अगर हम ग्राउंड लेवल पे कैंपिंग करते हैं, लोगों को रोड सेफ्टी के लिए इंस्पायर करते हैं, आज कोविड के लिए हम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल वैक्सीनेशन में क्यों हो पाए? क्योंकि जो हमारी ग्राउंड लेवल की कैंपिंग थी ना, उस लॉ के मुताबिक ही वो जो कैंपिंग हमने किया ना, उसी के तहत आज हम इतना सक्सेसफुल वैक्सीनेशन रेट कर पाए। मैंने 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि हमने टीबी को इरेडिकेट कैसे किया।
सॉरी पोलियो को इरेडिकेट कैसे किया? ये जो घर घर जाके आशा वर्कर्स पोलियो पिलाती थी, ये जो कैंपेन थी जो सरकार की थी ना, यही कारण था कि आज पोलियो मुक्त भारत हो पाया है। तो हम बेशक इस लॉ को बना दिए हैं, लेकिन हमारी सरकार को क्या चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे उतर के जो छोटे छोटे फाउंडेशन कंपनीज हैं, फाउंडेशन कंपनीज इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि देखिए दोस्तों, लाइफ सेविंग तमाम ऐसी कॉर्पोरेशंस होती है, फाउंडेशन कंपनीज होती है, उनको टाई अप करिए। वो टाई अप करने के साथ साथ लोगों को जागरूक करिए। जागरूक इन द सेंस, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे अच्छे से याद है जब मैं 11th-12th में था अपने, तो उस टाइम क्या था कि मैं इलाहाबाद से हूँ, तो मेरे स्कूल में क्या था, मैं उस समय 11th में था, तो मेरे इलाहाबाद के एसएसपी आए थे। उस टाइम क्या था कि उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे ना, माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के थे वो, तो उन्होंने क्या था कि रोड सेफ्टी के तहत जो था कैंपेन चलाया था कि स्कूलों में जाके, उस समय उस ईयर क्या था दोस्तों कि स्कूली बच्चों की ज़्यादा मौतें हो रही थी रोड एक्सीडेंट में। तो ट्रैफिक एसएसपी की ये ड्यूटी बना दी गई थी कि आप स्कूलों में जाइए और जगह जगह जाके आप लोगों को रोड सेफ्टी के तहत कैंपिंग करोगे, प्रोवोक करोगे। नतीजा क्या हुआ? अगले साल ग्राफ लेवल कम हो गया। जाहिर सी बात है, जब आपके अंदर थोड़ा सा डर पैदा होगा ना दोस्तों, देखिए एक चीज़ याद रखना, पैसे से कभी डर नहीं होता। आपने किसी चीज़ का वॉयलेट किया, कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपये देंगे, छूट जाएंगे। अगर आज के समय में ये मान के चलिए, क्राइम करप्शन लॉ कैसे बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि आप अपनी चोरी का हिस्सा बांट दे रहे हैं और अगला आदमी खुशी खुशी ले रहा है, खुशी खुशी ले रहा है। यही तो कारण है कि करप्शन बढ़ गया। तो वही जो कैंपेन स्टार्ट हुई ना, उसके तहत अगले साल आप देखोगे कि बच्चों की रोड एक्सीडेंट में मौतें कम हुई। तो वही वाली बात है दोस्तों, आप थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे जो छोटी छोटी फाउंडेशन कंपनीज है ना, जो कह सकते हो कि एज एनजीओ का रोल प्ले करती है ना, सरकार को इनसे टाई अप करके लोगों को जागरूक करना चाहिए रोड सेफ्टी फीचर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जरूरी बातें थी। आप चाहो तो इसको अपना पर्सनल थॉट ऑफ व्यू देख के कहीं लिख सकते हो, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा दोस्तों। अब चलिए अपने लास्ट एडिटोरियल सेक्शंस को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एडिटोरियल सेक्शन में हम यहाँ पे देखेंगे द रीथिंकिंग डिफेंस। आप देखोगे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे जापान की नई अप्रोच के लेके यहाँ पे बातें की गई हैं दोस्तों। इस एडिटोरियल को लिखने वाले सी राजा मोहन है। तो दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि इन्होंने जापान के कंटेक्स्ट में बातें लिखी कि जापान ने किस तरीके से अपनी सिक्योरिटी थ्रेट के चलते थोड़ा सा अपना जो मिलिट्री जो बजट है उसको बढ़ाया है। डिफेंस सिक्योरिटी में आप देखोगे कि किस तरीके से जो जापान की गवर्नमेंट की जो अप्रोच है करंट टाइम में क्या है कि आसपास की जो थ्रेट्स बढ़ते गए हैं ना, जैसे मान के चलिए रशिया और यूक्रेन के बीच का जो विवाद है, आप देखो कि किस तरीके से ताइवान का मुद्दा हुआ, चाइना ज़्यादा एग्रेसिव होता गया। तो इसके कंटेक्स्ट में क्या है कि जापान ने सीख लेते हुए अगल बगल की जो क्वाड की जो कंट्रीज है ना, अब क्वाड क्या होता है दोस्तों, अब आप मुझे क्वाड का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, अब ये सारी बातें देखिए दोस्तों, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट होगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस देश के साथ किस चीज़ का फॉरम बनता है, किस चीज़ का क्या है, क्या उसका क्वाड्रिलेटरल रिलेशन है। तो आप देखोगे कि क्वाड के साथ किस तरीके से ये मजबूती संबंध बना रहे हैं। आप देखोगे कि किस तरीके से क्या है कि जापान की जो नई अप्रोच है कि इसने आसपास के बाजू के एरिया में आप देखोगे किस तरीके से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी हैं, मतलब रखी हैं। क्यों? क्योंकि जो चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी बढ़ती जा रही है ना कहीं ये जापान के लिए एक खतरा भी है, एक थ्रेट भी है। तो इसी के कंटेक्स्ट में बातें हैं दोस्तों कि किस तरीके से जापान ने इंडिया से एक नई पहल की है। नई पहल इन द सेंस आप समझने की कोशिश करें कि थोड़ा सा इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से आप देखोगे कि इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरीके से एक नई इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने, कॉरिडोर इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया और जो आसपास की जो कंट्रीज हैं इनके साथ किस तरीके से टाई अप करने के एक इकोनॉमिक के प्रोस्पेक्टिव से ग्रो अप करने की कोशिश करा। और साथ ही आप देखोगे कि डिफेंस मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया ना। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे लिखा है दोस्तों, सम एक्सपर्ट्स इन जापान आर कॉलिंग फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ द 1000 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। देयर केस हैज बीन रीइंफोर्स्ड बाय द रिसेंटली पीएलए एक्सरसाइज अराउंड द ताइवान फॉलोइंग द विजिट ऑफ द यूएसए स्पीकर नैन्सी पेलोसी। तो वही वाली बात है दोस्तों जो मैंने आपसे कहा ना कि ताइवान का जो इशू हुआ ना, जो चाइना की जो एग्रेसिवनेस हुई ना, यही कारण है कि जापान ने अपने डिप्लॉयमेंट किए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के। अब आप देखोगे दोस्तों, द 5 ऑफ चाइनीज मिसाइल्स आर टारगेटेड टू द लैंड इन द जापानीज वाटर। क्रिटिक्स कॉल्ड सच एज द काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी, अ डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ द जापानीज पीस कॉन्स्टिट्यूशन। सम एक्सपर्ट्स कॉल फॉर द डिफेंसिव कैपेबिलिटीज दैट कैन इंटरसेप्ट द चाइनीज मिसाइल्स ऑन देयर वे। तो वही वाली बात है दोस्तों कि किस तरीके से चाइनीज मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए, एक पीस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, मतलब पीस शांति भरा माहौल बनाने के लिए ये जो है एक्शंस लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे बातें थी, अब हमने डिस्कस कर दिया दोस्तों। इस कहानी का यही पे सार था, इस एडिटोरियल का बेसिकली यही मतलब था। तो अब दोस्तों आज की चर्चा यहीं तक है। तब दोस्तों फिर अलविदा लेते हैं। कोई बात अगर ऐसी हो, रोज़ की तरह जो कहते आया हूँ, अगर ऐसी हो कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाई नहीं हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने पॉइंट्स ज़रूर रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।